नमस्कार। एजुकेशन प्लस एकेडमी पर आपका स्वागत है। अब हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। ये तीसरी वीडियो है और चतुर्भुज किसे हम लोग कहते हैं, आइए इसके डिफिनेशन की बात करते हैं। डिफिनेशन में चतुर्भुज को वैसी बंद आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हो, वैसी बंद आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हो। जैसे ये एक आकृति है जो क्या है, बंद है और ये चार भुजाओं से क्या है, घिरी हुई है। देखिए एक भुजा ये हो गया, दो हो गया, ये तीसरी भुजा, ये चौथी भुजा। ठीक है, तो ये मान लेते ए बी सी डी। अगर हम लोग इसके शीर्ष की बात करें कि शीर्ष कौन होगा, तो शीर्ष हो जाएगा जहाँ पास दो रेखाखंड आकर के मिलते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। तो शीर्ष हो जाएगा ए, यहाँ मिल रहा है बी, यहाँ सी और ये क्या हो जाएगा, डी। तो ये हो गया शीर्ष। अगर हम लोग भुजा की बात करें कि भुजा कौन होगा, तो भुजा हो जाएगा ए बी, यहाँ से यहाँ एक भुजा हो गया, यहाँ से यहाँ दूसरी भुजा हो गया बी सी, तीसरी भुजा हो गया इधर से सी डी और चौथी भुजा हो जाएगा ए डी या फिर डी ए। ठीक है, तो ये शीर्ष हो गए, भुजा हो गए। एंगल की बात करते हैं, कोण। कोण क्या होगा, तो हम लोग इसको एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, है ना, इस रूप में भी इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और नहीं तो अगर हम लोगों को एक विशेष रूप से लिखना है एंगल को, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पास एंगल बन रहा है तो इसको हम लोग बीच में रखेंगे। एंगल ए को बीच में रख दिए, डी ए बी भी लिख सकते हैं और बी ए डी भी लिख सकते हैं। तो एंगल डी ए बी हो जाएगा। एंगल बी पर एंगल ए और यहाँ पास एंगल बन रहा है तो इसको बीच में रखेंगे, एंगल ए बी सी। फिर यहाँ पास एंगल बनेगा तो इसे बीच में रखेंगे, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी। और एक और एंगल यहाँ पास बन रहा है तो यहाँ ये डी रहेगा बीच में, डी रहेगा बीच में और इसके पहले सी को भी लिख सकते हैं और ए को भी लिख सकते हैं। तो सी डी और ए, ये हो गया शीर्ष, भुजा और कोण। अगर हम लोग इसकी सम्मुख कोण की बात करें, है ना, क्या इसकी बात करें, सम्मुख कोण की, तो सम्मुख कोण इसका सामने वाला होगा, यानी इसका सम्मुख कोण ये होगा और इसका सम्मुख कोण ये होगा, है ना। सी का सम्मुख कोण ए होगा, ए का सम्मुख कोण कौन होगा, सी। तो एंगल बी का सम्मुख हो जाएगा एंगल डी और एंगल सी का सम्मुख हो जाएगा एंगल ए। इसके अगर हम लोग, ये सम्मुख कोण हो गया। आसन कोण की बात करें, है ना, किसकी बात करते हैं, आसन कोण की। तो आसन कोण हम लोग किसको कहेंगे, तो देखिए साइड मतलब एक ही जगह पे, है ना, यानी कि अगल बगल के एंगल को ही हम लोग क्या कहेंगे, आसन कोण कहेंगे। जैसे एक ही रेखा पर ये भी एंगल बना हुआ है और ये भी एंगल बना हुआ है, एक ही रेखा पर ये भी एंगल बना हुआ और ये भी एंगल बना हुआ, तो ये आसन होगा, ये आसन होगा। मतलब कि एंगल ए और एंगल बी आसन होगा। और कौन होगा, तो एंगल बी और एंगल सी आसन होगा। मतलब अगल बगल वाला एंगल आसन कोण कहलाएगा इसका। एंगल सी और एंगल डी ये आसन होगा, या फिर एंगल डी और एंगल ए, एंगल डी और एंगल ए ये क्या हो जाएगा, आसन कोण हो जाएंगे। ठीक है, सम्मुख भुजा की अगर सम्मुख भुजा कहें तो सम्मुख भुजा ए बी का सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा, सी डी। अगर सम्मुख भुजा हम लोग निकालना चाहें कि सम्मुख भुजा कौन है, तो सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा, ए बी का सी डी हो जाएगा, है ना, ए बी का कौन हो जाएगा, सी डी। और बी सी का कौन हो जाएगा, ए डी। बी सी का कौन हो जाएगा, सम्मुख भुजा ए डी। तो ये हो गया सम्मुख भुजा, है ना। अब हम लोग चतुर्भुज के प्रकार का अध्ययन करते हैं। तो चतुर्भुज के प्रकार में सबसे पहला हम लोगों को अगर पढ़ना है तो समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ना, है ना। चतुर्भुज के हम लोग प्रकार की बात करते हैं। सबसे पहला हम लोगों को किस बारे में पढ़ना है, समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज हम लोग किसको कहेंगे, जिस चतुर्भुज की
एक जोड़ा समांतर, जैसे जिस चतुर्भुज की, अगर हम लोग कहें कि जिस चतुर्भुज का सम्मुख भुजा कहें, है ना, जिस चतुर्भुज का क्या हो, एक जोड़ा सम्मुख भुजा, मतलब एक दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो, है ना, सम्मुख भुजा क्या हो, समांतर हो, सम्मुख भुजा क्या हो, समांतर हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज कहेंगे। जैसे ये देखिए, ये हो गया, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समांतर है ना, ये दोनों के बीच की हमेशा दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या है, समांतर है। अगर हम लोग इसकी भी बात करें, ऐसा भी चतुर्भुज है, अगर ऐसा भी, है ना, ये मान लेते हैं सीधा है, तो ये देखिए, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं, तो ये दोनों सम्मुख भुजाएं क्या है, समांतर है। तो इस तरह के चतुर्भुज को हम लोग क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है। दूसरा हम लोगों को पढ़ना है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की, है ना, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की, यानी कि दो जोड़ा समांतर, दो जोड़ा भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, यानी कि जितना भी भुजा है उसमें समांतर चतुर्भुज में सब के सब, ये ऐसा होता है समांतर चतुर्भुज, ऐसा होता है समांतर चतुर्भुज। तो देखिए, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में समांतर है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में क्या है, समांतर है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज, यानी कि प्रत्येक युग में प्रत्येक जोड़ा क्या होगा, समांतर चतुर्भुज में समांतर होगा। आइए तीसरे की बात करते हैं। समलंब चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, एक होता है सम चतुर्भुज। क्या होता है, सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज हम लोग किसको कहेंगे, तो सम चतुर्भुज भी क्या है, एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही है। सम चतुर्भुज क्या है, एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही है, जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है। देखिए, ये देखिए ऐसा ही बिल्कुल समांतर चतुर्भुज के जैसा ही है, लेकिन अगर ये इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, और ये भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। यानी कि प्रत्येक भुजा क्या होगी, इसमें दो बराबर होगी, लेकिन वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज के जैसा ही होगा। चौथा है, चौथा हम लोग आयत के बारे में जानते हैं। आयत के बारे में आप लोग को पहले से ही जानकारी होगी, हम लोग छोटा छोटा चीज़ ही समझ करके चलते हैं, हम लोग डिटेल में इसके नहीं जाएंगे। ज़्यादातर वीडियो जो देखी जाती है वो क्वेश्चन वाली वीडियो ही देखी जाती है, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है वही वीडियो देखी जा रही है। तो हम लोग थ्योरी जो है हल्का फुल्का लेकर के चलेंगे। तो आयत है, आयत के बारे में, है ना, आयत किसको हम लोग कहेंगे, तो देखिए आयत क्या होता है, आयत के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है और बराबर होती है। मतलब ये जितना बराबर होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। यानी आमने सामने की भुजाएं समांतर होगी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि आयत भी क्या है, एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। और प्रत्येक एंगल की बात करें, है ना, प्रत्येक एंगल की बात करें तो प्रत्येक एंगल होता है 90 डिग्री। आयत में प्रत्येक एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। आइए देखते हम लोग इसका पांचवा टाइप। पांचवा टाइप होता है वर्ग। पांचवा टाइप क्या होता है, वर्ग। तो वर्ग हम लोग किसको कहते हैं, तो वर्ग देखिए, वर्ग भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही है। वर्ग भी एक प्रकार का क्या है, समांतर चतुर्भुज ही है, जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। अगर ये 4 सेंटीमीटर की भुजाएं, तो जितनी भी भुजाएं हैं ना, सब कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हम लोग सब भी चीज़ों को समझ लिए। समलंब चतुर्भुज किसको कहेंगे, तो समलंब चतुर्भुज कहेंगे उसमें एक जोड़ा ही समांतर एक जोड़ा ही
जो भुजा है वो समांतर होगा, है ना, आमने सामने की कोई भी दो भुजाएं आपस में समांतर होंगी, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे समलंब चतुर्भुज। दूसरा क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, तो समांतर चतुर्भुज हम लोग कहेंगे कि आमने सामने का प्रत्येक जोड़ा समांतर होगा, है ना, इसके समांतर ये भी होगा और इसके समांतर ये भी होगा। समचतुर्भुज किसको कहेंगे, तो समचतुर्भुज का एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। आयत हम लोग किसको कहेंगे, आयत किसको कहेंगे, तो आयत कहेंगे, आयत भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। वर्ग हम लोग किसको कहेंगे, तो वर्ग कहेंगे, वर्ग भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही है जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। देखिए समांतर चतुर्भुज के गुण के बारे में अब हम लोग अध्ययन करते हैं। समांतर चतुर्भुज का गुण, देखिए सबसे पहले हम लोग एक समांतर चतुर्भुज खींच लेते हैं, समांतर चतुर्भुज एक बना लेते हैं, तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि जितना, अगर ये 2 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर की, ठीक है। अगर ये 3 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितनी सेंटीमीटर की हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर की। तो समांतर चतुर्भुज का पहला गुण है कि समांतर चतुर्भुज की समांतर भुजाएं जो है या सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। आइए इसके हम लोग दूसरे गुण के बारे में पढ़ते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, यानी कि जितना ये वाला एंगल जितना डिग्री का बनेगा ये वाला एंगल भी उतना ही डिग्री का बनेगा, यानी कि अगर ये ABCD हो तो एंगल ए और एंगल C क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। एंगल ए और एंगल C क्या होंगे, बराबर। एंगल B और एंगल D क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल बराबर होगा, ठीक है। आइए तीसरे गुण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा गुण क्या है इसका, कि 2 आसन कोण, देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, है ना, इसी को तो आसन कोण हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, बताए थे इसको कि आसन कोण होता है। तो यानी कि 2 आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल ए और एंगल बी को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना डिग्री मिलेगा, 180 डिग्री। ये दोनों आसन कोण है, यानी कि एंगल बी और एंगल सी को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 180। एंगल सी और एंगल डी को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल डी और एंगल ए को जोड़ेंगे तो भी कितना डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा, है ना। क्यों आएगा, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ने के बाद क्या आएगा, 180 डिग्री, यानी यही आसन कोण है। तो आसन कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है चतुर्भुज में, 180 डिग्री होता है, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है इसको हम लोग विकर्ण कहते हैं। ये वाला और ये वाला क्या है, विकर्ण है। तो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर बराबर भाग में बांटता है। तो ये वाला विकर्ण है और इसको ये विकर्ण अगर बांटेगा तो इसको बराबर बराबर बांटेगा। अगर ये पूरे विकर्ण मान लेते हैं कि 8 है तो इसको 4 में विभाजित करेगा, इसको भी 4 में। ये पूरा विकर्ण मान लेते हैं 6 है तो ये इसको 3 में विभाजित करेगा और इसको कितना में विभाजित करेगा, 3 में। यानी कि बराबर बराबर लंबाई में विकर्ण इसके विभाजित होते हैं, ठीक है। अगर विकर्ण की लंबाई क्या हो जाए, बराबर हो जाए तो वो आयत कहलाएगा। अगर विकर्ण की लंबाई क्या हो जाए, बराबर हो जाए, देखिए ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण दोनों क्या हो जाए, बराबर। अगर मान लेते ये पूरा पूरा कितना है, 8 है, और ये पूरा पूरा कितना है, ये अगर पूरा 8 है और ये भी पूरा 8 है, तो जो हमारा चतुर्भुज बनेगा वो कैसा चतुर्भुज बनेगा, तो आयत हो जाएगा, ठीक है। आयत भी क्या है, एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही है, जबकि उसके विकर्ण क्या हो जाने चाहिए, बराबर हो जाने चाहिए, ठीक है। और नहीं तो उसकी जो भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगला हम लोगों को
चतुर्भुज की 5वीं प्रॉपर्टी में देखिए क्या है कि अगर हम लोगों को समांतर चतुर्भुज दिया हो, मान लेते हैं कि ये कोई समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण क्या हो जाए, बराबर हो जाए, इसके विकर्ण क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और एक दूसरे पर लंब हो जाए, यानी कि एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये अपने आप पर कभी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा, जबकि अगर समांतर चतुर्भुज ऐसा होगा जिसका विकर्ण दोनों बराबर होगा और एक दूसरे पर क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी कि समकोण बनाएगा या एक दूसरे पर लंब होगा, तो वो आकृति क्या कहलाएगी, वर्ग कहलाएगी, है ना। वो आकृति क्या कहलाएगी, वर्ग कहलाएगी। आइए अब हम लोग जानते हैं वृत्त के बारे में। ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे, वृत्त के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वृत्त क्या है, एक प्रकार की गोलाकार आकृति है, एक प्रकार की क्या है, गोलाकार आकृति है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक प्रकार की गोलीय आकृति है ना, ये क्या है, एक प्रकार की गोलीय आकृति है। इस गोलीय आकृति में क्या होता है, एक केंद्र होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। केंद्र से यहाँ की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र से वृत्त के ये जो वृत्तीय सिरा है ना, इसको सिरा हम लोग कहते हैं। तो इस यहाँ पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगा, इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या। यानी कि केंद्र से एक छोर पर की दूरी और केंद्र से दोनों छोर की दूरी, अगर इधर भी पूरी मिला दे, अच्छा, इसको त्रिज्या भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, इसको अर्धव्यास भी कहते हैं। ठीक है, इसको त्रिज्या भी कहते हैं और इसको अर्धव्यास भी कहते हैं। इसको हम लोग संकेत में डी से सूचित करते हैं। और यहाँ से पूरी दूरी जो व्यास है ना, वो केंद्र से होकर गुजरने वाली एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है। वृत्त का जो व्यास है वो वृत्त के केंद्र से होकर के उसके दूसरे छोर तक चली जाती है। तो ये पूरा लाइन जो है ये हमारा क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। पूरा लाइन क्या कहलाता है, व्यास। अगर हम लोग यहाँ से व्यास की बात करें तो व्यास बराबर क्या कह सकते हैं, 2 गुने त्रिज्या, मतलब त्रिज्या का 2 गुना, है ना। ये व्यास जो है त्रिज्या का कितना गुना है, 2, आधा इधर और आधा इधर, तो ये दोनों मिलाकर के ही व्यास बनता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास को डी से हम लोग संकेत में लिखते हैं और त्रिज्या को क्या लिखते हैं, आर से। तो डी इंटू डी बराबर 2r, है ना, डी बराबर क्या हो जाता है, 2r। तो इसको हम लोग अभी तक यहाँ तक क्या समझे, त्रिज्या व्यास, त्रिज्या और व्यास के बारे में। ठीक है, तो किसी वृत्त पर ये मान लेते हैं कि कोई वृत्त है तो इसमें अनंत त्रिज्याएं हैं और अनंत व्यास है ना। यहाँ से यहाँ कहीं भी खींच देंगे वो सब क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो जब त्रिज्या अनंत है तो व्यास भी क्या हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। अनंत त्रिज्या और अनंत क्या हो जाएंगे, व्यास। अब हम लोग जीवा की बात करते हैं। जीवा क्या है, देखिए ये वृत्त है, ये वृत्त है और वृत्त के दोनों छोरों तक की कहीं से भी हम लोग दूरी ले लेंगे तो ये क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी, है ना। वो क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। तो जीवा, अगर सबसे बड़ी जीवा की बात करें, है ना, सबसे बड़ी जीवा, तो सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, व्यास होता है। सबसे बड़ी जीवा क्या होगा, वो होगा वृत्त का जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा है। क्योंकि ये वृत्त है तो यहाँ से एक छोर से दूसरे छोर तक, तो सबसे लंबी जो जीवा है वो वृत्त का व्यास होगा, यानी वृत्त का व्यास को हम लोग सबसे लंबी जीवा कहेंगे। ठीक है, अगर अब हम लोग देखते हैं संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि वैसा वृत्त जिसका, देखिए एक ही केंद्र से अगर 2 वृत्त खींचे जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। ये वृत्त हो गया यहाँ से यहाँ और ये वृत्त हो गया यहाँ से
यहाँ। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं क्योंकि केंद्र दोनों का एक ही होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। हम लोगों को जितना छोटी छोटी बातें थी हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आइए अब हम लोग इस प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 32 डिग्री का अनुपूरक कोण। अनुपूरक या फिर कोटिपूरक है ना, अनुपूरक या फिर कोटिपूरक या फिर पूरक कहेगा। तो दो कोणों को जोड़ करके कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। यानी कि अनुपूरक कोण पूछेगा तो 90 में से क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। थ्योरी की पहली क्लास में हम लोगों ने बताया था कि अनुपूरक को हम लोग क्या कहते हैं, या फिर कोटिपूरक एंगल में दो एंगल का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो एक एंगल 32 है तो दूसरा कितना होगा 30। 90 में से 32 क्या करेंगे, घटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 65 डिग्री का समपूरक कोण। तो समपूरक कोण किसको कहते हैं, यानी कि दो कोणों को जोड़ करके 180 डिग्री होता है। तो दो कोणों को जोड़ करके 180 डिग्री, तो एक कोण कितना डिग्री है, 65 डिग्री। तो उसमें से 65 घटा देंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा, 115 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 35 डिग्री का अनुपूरक कोण निकालना था। अनुपूरक मतलब 90 में से घटाना, समपूरक मतलब 180 में से घटाना है। तो 90 में से 35 घटा दिए 55। फिर 75 डिग्री का समपूरक कोण कितना हो जाएगा, 180 में से 75 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 105 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ठीक 4 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बनने वाले कोण का मान निकालना है। 4 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पास 12 होगा, यहाँ कितना होगा 6, यहाँ 12 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 3 होगा और इसके सामने इधर कितना होगा 9। तो बजना चाहिए कितना 4। तो एक छोटा कांटा यहाँ होगा और बड़ा कांटा यहाँ होगा। मतलब कि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो पूरे घड़ी में 360 डिग्री का एंगल बनता है। पूरे घड़ी में 360 डिग्री का एंगल बनता है। उस 360 डिग्री को 12 भागों में बांट दिया गया है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके बांट दिया गया। तो इसको 12 से भाग देंगे, यानी कि 12 से अगर 1 पर चलेंगे तो हम लोगों को कितना डिग्री बनेगा। फिर 12 से 2 पर चलेंगे, यानी कि प्रत्येक एंगल का मान कितना हो जाएगा वो निकालना है। अब हम लोग को जाना है कहाँ, 4 पे, है ना, 1 2 3 4। तो 4 से गुना कर दीजिए तो 12 या 36 30 डिग्री, 30 चौके 20 से, यानी कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 120 का। करना क्या है इसमें, देखिए एक कांटा 4 पे रहेगा, एक कांटा 12 पे रहेगा, तभी 4 बजेगा। यहाँ से 12 और 1 के बीच में, 12 और 2 के बीच में कितना एंगल बनेगा, तो देखिए 12 से भाग देंगे तो 12 से इतना के बीच में 30, यहाँ से यहाँ 30, यहाँ से यहाँ 30, यहाँ से यहाँ 30, यहाँ से यहाँ 30 बनेगा, है ना। तो सब के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 30। तो यहाँ से हम लोग को जाना है कहाँ तक, 4 तक के, 4 तक के जाना है, मतलब 4 से गुना कर दिए तो कितना डिग्री हो गया, 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 15 मिनट में घड़ी की बड़ी सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। देखिए 15 मिनट में घड़ी की बड़ी सुई कितने अंश का कोण बनाएगी, तो ये घड़ी है, यहाँ पास क्या होगा 12, यहाँ क्या होगा 3, यहाँ क्या होगा 6 और यहाँ क्या होगा 9। तो घड़ी का सुई यहाँ था बड़ी सुई, तो घड़ी का सुई यहाँ से कहाँ चला है, यहाँ, मतलब इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना। तो सबसे पहले 12 से 1 के बीच में, 12 से 2 के बीच में, 12 से 3 के बीच में कितना, तो प्रत्येक को निकालने के लिए हम लोग कितना से भाग देंगे, 12 से, यानी कि 12 से 1 के बीच में बनेगा। यानी कि अगर जब भी घड़ी यहाँ से यहाँ मिनट की सुई जाएगी तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का। जाना है कहाँ तक, 3 तक, तो 30 तिहाई 90, कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में है एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री 75 डिग्री है, तो तीसरा कोण क्या है। हम लोगों को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो 30 डिग्री
प्लस 75 डिग्री और तीसरा कोण मान लेते हैं क्या 100 डिग्री है, तो इनको मिला करके कितना डिग्री होगा 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना डिग्री 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 और 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 7 3 कितना हो जाएगा 10। 105 डिग्री प्लस 100 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180, यानी x का मान 180 माइनस 105 कितना डिग्री आ जाएगा 75 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 7। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में है त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में। त्रिभुज का कोण 2:3:4 के अनुपात में है, तो मान लेंगे इसमें कि माना कि त्रिभुज के कोण बराबर क्या हो जाएंगे x के रूप में। जब भी अनुपात रहता है तो उसको हम x के साथ लिखते हैं, तो माना कि त्रिभुज के कोण हो जाएंगे 2x 3x और 4x, तो 3 कोण हो गए। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री, तो 4 और 3 7 और 2 कितना 9x बराबर हो जाएगा 180, यानी x बराबर कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा कितना डिग्री 20 डिग्री। x बराबर कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होगा, पहला कोण 2x है यानी 2 गुने 20, दूसरा कोण 3x है यानी 3 गुने 20, तीसरा कोण 4x है यानी 4 गुने 20। तो देखिए 20 दूनी 40 हो जाएगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 20 चौके 80 हो जाएगा। तो प्रत्येक कोण 40 60 और क्या हो जाएगा 80 का, 40 60 और क्या हो जाएगा 80 का। 9वां नंबर क्वेश्चन में देखें, 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। 9वें नंबर क्वेश्चन में है कि एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान कितना डिग्री होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण है ना, हम लोग पहले क्लास में दूसरी क्लास में ही पढ़े थे। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना डिग्री का बनता है 60 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का बनता है 60 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है कि निम्न में कौन न्यून कोण है। तो न्यून कोण कौन हो सकता है, तो न्यून कोण वही होगा जो 90 डिग्री से क्या होगा छोटा होगा, है ना। न्यून कोण कौन होगा जो 90 डिग्री से छोटा होगा। तो ऑप्शन के अनुसार न्यून कोण कौन हो जाएगा 72 डिग्री, क्योंकि 72 डिग्री ही 90 से छोटा है, बाकी सब क्या है 90 से बड़ा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।